नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है और लास्ट वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, माइक्रो मैक्रो और अर्थव्यवस्था की परिभाषा। और ये सामान्य एक परिचय हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब आगे बढ़ाते हैं इंडियन इकोनॉमिक की सीरीज को। तो आइए देखते हैं, टॉपिक पर आते हैं। अब इसमें कुछ एक आपकी शब्दावली आती है। अब होता क्या है, सामान्य स्टूडेंट परिभाषा में फंसता है। जब उससे पूछ लेना कि ये क्या है तो उसकी वो परिभाषा नहीं दे पाता है, तो स्टूडेंट परिभाषा में फंसता है, रुकता है, अटकता है। तो जब मेरा वीडियो पूरा शुरू से अंत तक कोई भी विद्यार्थी देख लेगा या कोई भी व्यक्ति देख लेगा तो परिभाषा में नहीं अटकेगा। जैसे सामान्य रूप से आपसे पूछ ले कि महंगाई किसे कहते हैं, तो हमको मालूम है कि महंगाई ये है, लेकिन हम महंगाई को परिभाषित नहीं कर सकते। मेरे इस वीडियो में एक एक बात को परिभाषित किया है, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि महंगाई किसे कहते हैं, महंगाई की परिभाषा क्या है। तो देखिए, हमारा जो महंगाई को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन, और अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं मुद्रास्फीति, और अपनी देशी भाषा में बोलते हैं महंगाई। एक बार फिर से सुनिए, महंगाई को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रास्फीति और अपनी देशी भाषा में महंगाई। तो अब महंगाई कहते किसे हैं, तो जब बाजार में, यहाँ पर बाजार शब्द है, यहाँ पर कभी कभी अर्थव्यवस्था भी आ जाता है। तो जब बाजार में वस्तु और सेवाओं के दाम में सतत वृद्धि हो जाए, जब बाजार में वस्तु और सेवाओं के दाम में सतत वृद्धि हो जाए तो उसे महंगाई कहते हैं। अब महंगाई में क्या होता है, तो महंगाई में मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है। महंगाई में मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है। तो महंगाई की परिभाषा समझ में आगे देखिए, यदि हम बाजार में जाते हैं तो हमारा मुकाबला दो चीजों से होता है, एक वस्तु और एक सेवा। एक वस्तु और एक सेवा। वस्तु और सेवा को बाजार की दो भुजाएं कहते हैं, और व्यक्ति का खरीदना या बेचना इन दोनों से होता है। जैसे सपोज दैट हम बाजार में जाते हैं तो हमने कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, मिर्ची खरीदी, नमक खरीदा, तो ये क्या है, ये वस्तु है। सब्जी खरीदी या कोई सी अन्य चीजें खरीदी, तो ये क्या है, ये वस्तु है। तो वस्तु समझ गए। बाजार में वस्तु और सेवाओं के दाम में सतत वृद्धि को क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो ये वस्तु है। अब मैं सेवा बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट कि अपन सिनेमा हॉल में कोई सी मूवी देखने गए, तो वो क्या है, वो सेवा है। हम सेविंग बनाने गए तो वो क्या है, वो सेवा है। हम चक्कर झूले में झूले, अभी मेले उनका दिन चल रहे हैं, और सपोज दैट कि हम किसी चक्कर झूले में झूले, तो वो क्या है, सेवा है। तो वस्तु, बाजार में हम जाएंगे तो हमारा मुकाबला दो चीजों से ही होगा, एक तो वस्तु और एक सेवा। तो जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में सतत वृद्धि हो जाए, मतलब लगातार वृद्धि होती जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे महंगाई कहेंगे। और महंगाई में मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि महंगाई में मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है। अब ये मुद्रा की क्रय क्षमता कैसे घटती है, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगा तो समझ में आएगा। हम भारतीय लोग बिना उदाहरण के समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सपोज दैट कि हमारे पिताजी ने हमको 10 रुपए दिए, आलू खरीदने के लिए। आलू 10 रुपए किलो है, ठीक है। तो हम 10 रुपए में 1 किलो आलू खरीद के ले आएंगे। अब 6 महीने बाद फिर से हमारे पिताजी ने हमको 10 रुपए दिए आलू खरीदने के लिए। अब आलू का मूल्य हो गया 20 रुपए किलो। तो क्या उसी 10 रुपए में हम 1 किलो खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। आधा किलो खरीद पाएंगे।
तो जो मुद्रा है उसकी क्रय क्षमता घट गई। वो जो मुद्रा है वो जो 10 रुपए उसकी क्रय क्षमता घट गई। पहले वो 1 किलो खरीदता था, वो आधा किलो खरीद रहा है। अब 10 रुपए में वो आधा किलो खरीद रहा है। तो महंगाई बढ़ी तो मुद्रा की क्रय क्षमता घट गई। तो महंगाई बढ़ती है तो उसमें मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है। तो इसे महंगाई कहते हैं। एक बार और मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सतत वृद्धि हो जाए तो उसे महंगाई कहते हैं। इसमें मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है। अब अगली बात, अपन छोटी छोटी परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। अब अगली बात होती है डिफ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति। अब महंगाई को तो हमने महंगाई कह दी। अब यदि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो जाए तो उसको सस्ताई नहीं कहते। सस्ताई कभी शब्द नहीं सुना हमने, ऐसा नहीं कहते। तो उसको क्या कहते हैं? उसको अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति। तो मुद्रा अपस्फीति क्या है? तो जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम में सतत कमी हो जाए। देखिए यहां पर कमी है, यहां पर वृद्धि शब्द था, यहां पर कमी है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम में सतत कमी हो जाए तो उसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। इसमें मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा की क्रय क्षमता बढ़ जाती है। मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा की क्रय क्षमता बढ़ जाती है। तो दो बात क्लियर हो गई। क्या दो बात क्लियर हो गई? एक तो महंगाई जिसको मुद्रा स्फीति कहते हैं और दूसरा मुद्रा अपस्फीति। दो बात क्लियर हो गई। जो मुद्रा अपस्फीति है वो मुद्रा स्फीति का जस्ट उल्टा है। अब तीसरी बात करें डिसइंफ्लेशन या मुद्रा अस्फीति। ये अस्फीति लिखा है यहाँ पर, अस्फीति ये 52 का लिखा है। तो डिसइंफ्लेशन या मुद्रा अस्फीति। तो मुद्रा अस्फीति किसे कहते हैं? तो जब अर्थव्यवस्था में महंगाई दर कम हो जाए। देखिए महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई दर कम हो जाए। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई दर, इस दर पे जोर देना, दर शब्द पे फोकस करना। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई दर कम हो जाए तो उसे मुद्रा अस्फीति कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे 2019-20 में 100 रुपए की वस्तु 110 रुपए में मिली तो महंगाई दर कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। महंगाई दर 10% बढ़ी। अब 2020-21 में 100 रुपए की वस्तु 105 रुपए में मिली। देखिए 100 रुपए की वस्तु 105 रुपए में मिली तो महंगाई दर कितनी कम हुई? 5% कम हो गई। महंगाई दर 5% कम हो गई। तो कहने का मतलब ये कि इसमें महंगाई दर कम होती है। मुद्रा अस्फीति में महंगाई दर कम होती है। देखिए वस्तु यहाँ पर 100 रुपए की है और यहाँ पर 110 रुपए में मिल रही है। यहाँ पर 10% महंगाई दर है और यहाँ पर वस्तु 100 रुपए की है और यहाँ पर 105 रुपए मिल रही है। यदि वस्तु ये 100 रुपए की है और ये 95 रुपए में मिले या 100 रुपए से कम में मिले तो क्या होगा? तो उसको कहेंगे कि ये महंगाई दर नहीं, ये अपस्फीति कहेंगे उसको। और जब वस्तु 100 रुपए की है और वो 105 रुपए में मिल रही है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे महंगाई दर। महंगाई दर। आप तो सीधी सी बात याद रखना कि अस्फीति में महंगाई दर कम हो जाती है। अस्फीति में महंगाई दर कम हो जाती है। डिसइंफ्लेशन में महंगाई दर कम हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है अगली शब्दावली है अपनी स्टैगफ्लेशन। इसको अंग्रेजी में भी स्टैगफ्लेशन कहते हैं और हिंदी में भी स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ये स्टैगफ्लेशन क्या है? तो ये है कि जब अर्थव्यवस्था में महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ जाए। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ जाए
तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। लेकिन वो जो बेरोजगारी बढ़ी है वो महंगाई के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि सपोज दैट मेरी एक कपड़े की दुकान है, सपोज दैट मेरी एक कपड़े की दुकान है और उस कपड़े की दुकान में 500 रुपए जोड़ी कपड़े मिल रहे हैं, महिला पुरुष सभी के 500 रुपए जोड़ी कपड़े मिल रहे हैं। अब माना कि महंगाई बढ़ गई और वो जो 500 रुपए जोड़ी कपड़े मिल रहा था वो 5000 रुपए जोड़ी कपड़े मिलने लग जाए, तो बताओ कोई व्यक्ति खरीदेगा? कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा कि यार अभी हमारे पास में इतने पैसे नहीं है, अभी जो पुराने कपड़े उन्हीं से काम चलाएं। जब जब व्यक्ति वो कपड़े नहीं खरीदेगा तो क्या मैं होलसेलर से मंगवाऊंगा? मैं भी नहीं मंगवाऊंगा कि यार अभी तो पिछला माल ही रखा हुआ है, ये नहीं बिक रहा है, ये बिक जाएगा तो मैं मंगवा लूंगा। तो जब होलसेलर से नहीं मंगवाऊंगा तो क्या कंपनी बनाएगी? कंपनी बोलेगी कि यार कपड़े बिक ही नहीं रहे तो नए कपड़े बनाकर क्या करें अपन? तो कंपनी कपड़े भी नहीं बनाएगी। तो कंपनी कपड़े नहीं बनाएगी तो मिल मजदूर में जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो मिल मजदूर है उस मिल में काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी का मालिक उन मिल मजदूरों को क्या कर देगा? वहां से छुट्टी कर देगा कि जाओ भाई यार अभी काम नहीं है, काम नहीं है तो आप लोग को रख के क्या करें। अब जब वहां से छुट्टी कर देगा तो बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो वो लोग जो मिल मजदूर थे, मिल में काम कर रहे थे, वो तो बेरोजगार हो गए। तो देखिए बड़ी महंगाई बढ़ी और वो लोग बेरोजगार हो गए। तो स्टैगफ्लेशन में महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने के साथ में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जब अर्थव्यवस्था में महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ जाए तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जैसे मेरी दुकान में कपड़े 500 रुपए जोड़ी बिक रहे हैं, अब यदि कपड़ों का मूल्य 5000 रुपए जोड़ हो जाए तो कोई कपड़े नहीं खरीदेगा, कोई कपड़े नहीं खरीद सकेगा। तो मैं होलसेलर से कपड़े नहीं मंगवाऊंगा तो कंपनी कपड़े बनाना बंद कर देगी, तो उस मिल में काम करने वाले मजदूर को कंपनी का मालिक छुट्टी कर देगा, छुट्टी पर पहुंचा देगा, तो वे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब यदि इससे निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि इससे निकलना है तो बैंक को ब्याज दर सस्ती करनी पड़ेगी, और जैसे ब्याज दर सस्ती होगी तो क्या हो जाएगा? तो लोगों की जेब में पैसा आ जाएगा, तो वो लोग कपड़े खरीदने लग जाएंगे। जब लोग कपड़े खरीदने लग जाएंगे तो मैं होलसेलर से मंगवाने लग जाऊंगा। जब मैं होलसेलर से मंगवाने लग जाऊंगा तो कंपनी कपड़े बनाने का आदेश दे देगी, तो कंपनी कपड़े बनाने का आदेश दे देगी, तो जो मिल मजदूर में जो बेरोजगार लोग थे वो वापस क्या हो जाएंगे? उनको रोजगार मिल जाएंगे। लेकिन ये बताने में इतना आसान है, लेकिन ये करने में इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी समाप्त हो जाती है, अर्थव्यवस्था चूर चूर हो जाती है। इसमें कहने में इतना आसान है, करने में आसान नहीं है। फिर उसके बाद में आता है अगला फिलिप कर्व। इसको अंग्रेजी में फिलिप कर्व कहते हैं और हिंदी में फिलिप वक्र कहते हैं। फिलिप वक्र कहते हैं। ये क्या है फिलिप वक्र? समझते हैं। इसमें लिखा है कि इसके अनुसार बेरोजगारी कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। फिलिप वक्र ये बोलता है कि यदि बेरोजगारी कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण, पहले तो अपन ये इधर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको समझ लेते हैं, फिर उदाहरण बाद में देंगे। देखिए सपोज दैट कि ये वाली जो लाइन जा रही है ऊपर, ये जो ऊपर लाइन जा रही है, ये लाइन का है कि महंगाई की, और इधर वाला जो है ये क्या है? बेरोजगारी की। तो मतलब कहने का कि बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है, बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है।
तो महंगाई कहाँ जाएगी, महंगाई ये इतनी रहेगी, मतलब कम रहेगी महंगाई। यदि बेरोजगारी सबसे अधिक है तो महंगाई कम रहेगी। अब पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि सपोज दैट हमारे पास में कोई काम नहीं है, काम है ही नहीं हमारे पास में, तो क्या हम मार्केट में वस्तु खरीदने जाएंगे? काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो हम मार्केट में वस्तु खरीदने नहीं जाएंगे। तो महंगाई, तो वो जो मार्केट में वस्तु है उनके दाम वो नहीं बढ़ा पाएगा। कैसे बढ़ाएगा कि भाई पहले से ही बिक नहीं रहा है, और यदि यदि अपन इसको महंगा कर दे तो और लोग कोई नहीं खरीदेगा। तो क्या होगा कि जैसे बेरोजगारी अधिक रहती है, लोगों की जेब में पैसा नहीं रहता है, तो क्या होगा, महंगाई कम रहती है। देखिए बेरोजगारी यहां पर चरम पर है तो महंगाई कम है। अब सपोज दैट कि कुछ लोगों की नौकरी लग गई और बेरोजगारी यहां तक पहुंच गई, थोड़ी बेरोजगारी घटकर यहां पर आ गई, तो देखिए इसको देखिए, अब यहां पर महंगाई ये यहां पर आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम कहां जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में जाएंगे तो वस्तु खरीदेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो वो वस्तु का मूल्य बढ़ा देगा। अब यदि बेरोजगारी इतनी हो गई, तो ये लाइन देखिए, ये महंगाई कहां तक पहुंचा दी, महंगाई यहां तक पहुंचा दी, महंगाई इतनी बढ़ गई। अब यदि बेरोजगारी घटकर इतनी हो गई, तो देखिए महंगाई यहां तक पहुंच गई। और सपोज दैट कि बेरोजगारी है ही नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी देश में बेरोजगार लोग नहीं रहते हो, लेकिन सपोज दैट माना कि बेरोजगारी कम हो गई, तो देखिए अब महंगाई कहां बढ़ गई, यहां पर बढ़ गई। तो ये जो फिलिप्स कर्व है ये ऐसा चलता है, और इस प्रकार से बेरोजगारी कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, फिलिप्स वक्र के अनुसार। इस वक्र के अनुसार बेरोजगारी कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख बेसिक बातें थी जिसमें हमने महंगाई देखी, उसके बाद में हमने मुद्रा अपस्फीति देखी, मुद्रा अविस्फीति देखी, स्टैगफ्लेशन देखा, और फिलिप्स वक्र देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा पंचवर्षीय योजना पर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो अपन उसमें पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। पंचवर्षीय योजना में आपको सारे सन और सारी जानकारी मिल जाएगी। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ाई करें और सिलेक्शन ले लें। धन्यवाद।